हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका। वेलकम टू माय मैथ क्लासेस। हम 8th क्लास मैथ ओलंपियाड का सेट बी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। दिस एग्जाम वाज हेल्ड ऑन 19th नवंबर 2024। सो हम क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट 35 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसकी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप पहले 35 क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे सेक्शन एवरीडे मैथमेटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। The question number 36 is, the present age of a boy is 2/5 the age of his mother. After 8 years, he will be half the age of his mother. The present age of mother is dash. So first of all, what we have given? हमें given है कि boy की जो age है वो mother की age से 2/5 है। तो first of all हम present age of mother x suppose करेंगे। तो बॉय की क्या एज है? 2/5 ऑफ एक्स। इट इज गिवन दैट एज ऑफ बॉय इज 2/5 दैट ऑफ द मदर. नाउ व्हाट वी हैव गिवन आफ्टर 8 years. So this is the present scenario and now we have given after 8 years. First of all, अगर ये इन दोनों की प्रेजेंट एजेस हैं तो आफ्टर 8 years उनकी क्या एजेस होंगी? अगर मदर की प्रेजेंट एज x है तो आफ्टर 8 years उसकी एज होगी x + 8. Correct. So similarly, this is the present age of the boy 2/5x. तो 8 years के बाद उसकी एज क्या होगी? 2/5x + 8. So ये है उन दोनों की एज आफ्टर 8 years. Now what we have given that his age will be half the age of his mother. After 8 years his age will be half the age of his mother. Means हम यहाँ से अपनी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं कि एज ऑफ बॉय विच इज 2/5x + 8. सो उसकी एज 8 years के बाद मदर की एज से हाफ होगी. सो मदर की एज है x + 8. सो नाउ दिस इज द इक्वेशन जिसमें से हमें मिल जाएगी x की वैल्यू. सो हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे. दिस इज 2/5x + 8 इज इक्वल टू 1/2 को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 1/2x प्लस 1/2 ऑफ 8 इज 4. सो अब हमें क्या करनी है? x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये x टर्म को ट्रांसपोज करेंगे ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वेशन एंड 4 को ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन. सो यहाँ पे आ जाएगा 8 -4. So 4 becomes minus when it comes to the left side of equation. Similarly, यहाँ पे है 1/2x और यहाँ पे आएगा -2/5x. So यहाँ पे आ गया लेफ्ट साइड पे 4. 8 - 4 इज इक्वल टू 4. और यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम. एलसीएम ऑफ 2 and 5 इज 10. सो यहाँ पे क्या आएगा? 5x माइनस यहाँ पे आएगा 2 × 2 4x. सो यहाँ पे आएगा 4x. सो 4 इज इक्वल टू 5x - 4x इज x अपॉन 10. तो अब x की क्या वैल्यू होगी? 4 × 10 इज 40. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x विच इज द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर. यही हमें फाइंड आउट करना है. द प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज डैश. सो प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज 40 years. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. The next question is, Aman can do a piece of work in 20 days and Vivan can do it in 40 days. Aman begins the work and thereafter they work alternatively on each day. On which day will the work be completed? So there are two persons, Aman and Vivan. Aman एक काम को करता है complete 20 days में and Vivan करता है 40 days में. तो Aman starts the work and then they work alternatively on the each day. हमें find out करना है on which day the work will be completed. So first of all, अमन का 1 day work क्या होगा? 1 day work of अमन क्या होगा? 1/20. And similarly, विवान का 1 day work क्या है? अगर विवान एक वर्क को 40 days में complete करता है तो उसका 1 day work है 1/40. अब इन दोनों ने वर्क क्या करना है? ऑल्टरनेटिवली. फर्स्ट डे अमन ने, सेकेंड डे विवान में एंड देन सो ऑन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट 2 days में ये कितना काम करेंगे? फर्स्ट काम किया अमन ने, देन 1/40 काम किया विवान ने. ये है इनका
2 days वर्क, क्योंकि इन दोनों ने किया, पहले दिन अमन ने और दूसरे दिन विवान ने, तो इन दोनों का ये 2 days वर्क है. कितना होगा? एलसीएम इज 40, देन 2 + 1 मीन्स 3/40. सो 3/40 काम किया इन्होंने 2 दिन में, मीन्स 40 अगर टोटल काम है तो उसका थर्ड पार्ट. तो हमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे 40 आ जाए. मीन्स 40 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया जा सकता 3 से, सो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 13 से. सो दिस बिकम्स 39/40. सो 13. ऐसे ये उनका 2 days का वर्क है 3/14. तो ये काम अगर वो 13 टाइम्स करें तो वो 39/40 तक पहुंच जाएंगे. मीन्स 13 टाइम्स करें ये 2 day वर्क, मतलब एक सेट. पहले अमन ने काम किया, फिर विवान ने, उन्होंने काम किया 3/40. तो अगर हम इसको 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों किया 13 से मल्टीप्लाई? क्योंकि हमें काम को पूरा करना है. टोटल काम है 40, उन्होंने सिर्फ उसका थर्ड पार्ट किया है. तो हम किससे मल्टीप्लाई करें? अगर 3 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 39 आ गया, विच इज क्लोजेस्ट टू 40. अब इन दोनों ने मिलके कितना काम कर लिया? 39/40. कितने दिन में? 26 डेज में, क्योंकि हमने 2 days जो वर्क है, सेट ऑफ 2 days वर्क, उसको 13 से मल्टीप्लाई किया. ये 2 days वर्क है 3/40 और 2 days वर्क, और इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 13 से. मीन्स ये टोटल हो गया 26 days वर्क, जो कि कितना आया? 39/40. तो मीन्स उन्होंने 40 में से 39th वर्क कंप्लीट कर लिया. कितना वर्क बचा? 1/40. 1/40 वर्क इज स्टिल रिमेनिंग आफ्टर 26 days. अब 26 days के बाद 27th डे पे किसकी टर्न होगी? अगेन किसकी? अमन की. अमन तो एक दिन में 1/20 काम कर लेता है, और अभी बचा कितना है? 1/40. सो डेफिनेटली वो हाफ डे में वर्क को कंप्लीट कर लेगा. मीन्स ऑन द 27th डे द वर्क विल बी कंप्लीटेड. और यही हमें फाइंड आउट करना था, दैट ऑन विच डे द वर्क विल बी कंप्लीटेड. सो द वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन द 27th डे. तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a general arranges his soldiers in row to form a perfect square. He finds that in doing so, 60 soldiers are left out. If the total number of soldiers is 8160, then find the number of soldiers in each row. So total soldiers कितने हैं? 8160. So journal ने उन्हें arrange किया है in a row to form a perfect square. तो he finds out that 60 soldiers are left out. मीन्स 60 सोल्जर्स एक्स्ट्रा है. मीन्स टोटल 8100 सोल्जर्स को उसने अरेंज किया है इन द परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म, एक रो में. परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में मीन्स जितने सोल्जर्स रो में हैं उतने ही सोल्जर्स कॉलम में हैं. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 8100. तो एक रो में कितने सोल्जर्स हैं? x स्क्वायर इज 8100. सो वैल्यू ऑफ x इज √of 8100, which is equal to 90. So there are total 90 students, 90 soldiers in each row. So which means option number B is the correct option. The next question is, two cylindrical vessels with radii 20 cm and 15 cm and heights 30 cm and 30 cm respectively are filled with water. If all the water is poured into a cylindrical container of height 30 cm up to its brim, then find the radius of the container. So first of all, there are two containers, two cylindrical containers. एक की रेडियस है 20 और दूसरे की 15. So इन दोनों में पानी भरा है, हाइट दोनों की 30 है. Then this water is poured into a new cylindrical container जिसकी हाइट 30 है. Then it fills up to its brim, यानी कि ऊपर तक भर जाएगा. हमें क्या फाइंड आउट करनी है? इस न्यू सिलेंड्रिकल वेसल की रेडियस. तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को? सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर वुड रिमेन सेम. तो जितना वाटर इसमें है प्लस इसमें है, उन दोनों का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? जो वाटर इस सिलेंडर में है. सो वॉल्यूम इस फर्स्ट सिलेंड्रिकल वेसल में जो वाटर है उसका क्या वॉल्यूम होगा? सिलेंडर में वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? पाई इंटू आर स्क्वायर एच. सो फर्स्ट में
वाटर कितना होगा, पाई इंटू आर की क्या वैल्यू है 20 स्क्वायर इंटू 30 प्लस सेकेंड वेसल में कितना वाटर होगा, पाई इंटू इस यहाँ पे रेडियस है 15, सो 15 स्क्वायर, हाइट कितनी है 30 इज इक्वल टू, हमें इस न्यू सिलेंडर की रेडियस फाइंड आउट करनी है, बट वॉल्यूम अगेन पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर भी होगा पाई और आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एंड एच इस केस में भी है 30। सी हम पाई 30 पाई यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, सो यहाँ पे कितना बचेगा 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर एंड इस साइड भी क्या है 30 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, so this is the radius we need to find out. So this 30 pi will be cancelled on both the sides. अब क्या बचा 20 square plus 15 square is equal to r square. 20 square is 400 and 15 square is 225. So is equal to r square. So 400 plus 225 is 625 is equal to r square. So r किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ 625 विच इज इक्वल टू 25। सो जो न्यू सिलेंड्रिकल वेसल है उसकी रेडियस कितनी होगी 25। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 25। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Arav bought a television set whose marked price was 60,000. He then gets discount of 20% and pays a GST of 12%. How much does he pay for the television set? First of all, television set का marked price क्या था 60,000. 60,000 was the marked price of the television set, जिसपे उसे मिला 20% डिस्काउंट, मीन्स इसके ऊपर उसे मिला 20% डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना मिला 12,000 डिस्काउंट मिला। अब डिस्काउंटेड प्राइस क्या है 60,000 में से 12,000 माइनस करेंगे, सो 48,000 इज द डिस्काउंटेड प्राइस। अब उसने इसके ऊपर क्या पे किया 12% जीएसटी, मीन्स 48,000 का 12% ये है जीएसटी जो उसने पे किया। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 48 इंटू 12 इज 576 सो 0। सो दिस इज द जीएसटी, ये उसने जीएसटी पे किया। तो टोटल हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑन द टेलीविजन सेट, सो 48,000 डिस्काउंटेड प्राइस था टेलीविजन सेट का, जिसके ऊपर उसने 5760 रुपीज पे किया जीएसटी। तो हम इन दोनों टर्म्स को करेंगे प्लस 5760, so this is equal to 0 6 7 8 plus 5 13 and 4 plus 5 53, so 53,760 rupees पे किए आरव ने for the television set. So option number D is the correct option. The next question is, in an office 3/5 of the employees are males and the rest are females. If 2/9 of males and 3/4 of the females are absent, then what part of the total number of employees is present? So first of all, what we have given in an office, there are 3/5 males, means 3/5 number है males का। तो females कितनी होंगी, अगर 3/5 males हैं तो obviously females are 2/5, so this is quite obvious. Now what we have given, हमें absents given है, that absents कितने हैं males कितने absent है 2/9 of males are absent on a particular day. So 3/5 का 2/9, so ये males हैं absent, 2/9 of 3/5, 3 3s are 9, so this becomes 2/15, so 2/15 ये है absent males and 1/4 of females are absent, so means 1/4 of 2/5, so this becomes 2 2s are 4, 1/10, so 2/15 of males are absent and 1/10 of females are absent. And what we have to calculate, what part of total number of employees is present.
So total number of employees means males and females together. So first of all, अगर हम कैलकुलेट करें कि कितने मेल्स एंड फीमेल्स एब्सेंट हैं, टोटल एब्सेंटीज कितने हैं 2/15 प्लस 1/10. सो ये है टोटल मेल्स एंड फीमेल्स, टोटल एम्प्लॉयज जो एब्सेंट हैं. सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम ऑफ 15 and 10 is 30. So now here what we get? 15 2s are 30, so 2 2s are 4 plus 10 3s are 30 and here we get 3. So 4 plus 3 is 7/30. So ये है 7/30 एम्प्लॉयज, ये है एब्सेंटीज, ये है एम्प्लॉयज जो एब्सेंट है. अब प्रेजेंट कितने होंगे? ऑब्वियसली द रेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज आर प्रेजेंट, मीन्स प्रेजेंट कितने होंगे 1 minus 7/30. सो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? 30 इज एलसीएम, 30 minus 7, 23/30 of the, this is the part of the total employees which are present. So check for the option. Option number D is the correct option. The next question is, a bag contains 9 white balls, 5 red balls and 16 green balls. One ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is not green? So first of all we have given that there is a bag जिसमें है 9 white balls, 5 red balls and 16 green balls. उसमें से we have to draw one ball at a random. And what is the probability that ball is not green? So first of all probability होती क्या है? Probability क्या होती है? Number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. So total number of outcomes हमारे कितने हैं? जितनी total number of balls हैं inside the bag. And there are 9 plus 5 14 plus 16 30. Means total number of balls हैं 30. Total number of outcomes are 30. उनमें से what is our favorable outcome? That ball should not be green. So ball can either be white or red, but it should not be green. So white या red ball हो सकती है, बस green नहीं होनी चाहिए. So white है 9 and red है 5. So 9 plus 5 14. So favorable outcomes है 14. इन दोनों में से कोई भी ball हो सकती है, but the ball should not be green. So 14/30. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. 7 2s are 14 and 15 2s are 30. So it comes out to be 7/15. And the option number D is the correct option. The next question is, Karthik loses 35% of his money after spending 15% of the remaining. He is left with rupees 884. What amount of money did he originally had? So first of all we will let that the original money was X rupees. Originally उसके पास थे X rupees, जिसमें से he loses 35% of his money. तो X का अगर 35% उसने lose किया तो उसके पास कितना बचा? 35% he has lost. So उसके पास कितना बचा? 65%. Correct. So this is the remaining money. इसको further cancel करके 13 5s are 65 and 20 5s are 100. So this is 13/20 of X. This is the remaining money. Then he spends 15% of the remaining money. इस मनी का 15% वो स्पेंड कर देता है and then he is left with rupees 884. अगर वो इसका 15% स्पेंड करने के बाद जो पैसे बचते हैं वो है 884, तो वो क्या होंगे इस मनी का 85%. बिकॉज 50% ऑफ द रिमेनिंग मनी, इसका 15% स्पेंड करने के बाद क्या बचेगा? ऑब्वियसली 85% ऑफ दिस रिमेनिंग मनी, 13/20 ऑफ X. सो विच इज इक्वल टू 884. इसको फर्दर कैंसिल करेंगे. 17 5s are 85 and 20 5s are 100. सो X की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? 884 इंटू 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 13. सो इनको कैंसिल करेंगे. 13 6s are 78, 10 रिमाइंडर and 104 and 13 8s are 104 and similarly 17 4s are 68. So 20 into 20 is
400 and 400 into 4 is 1600. So value of x comes out to be equal to 1600. और ये 1600 क्या है? The amount he originally had. तो our answer is option number C. The next question is, a man sold 2 watches, each for rupees 495. If he gained 10% on one watch and suffered 10% loss on the other, what is the profit or loss percent in the whole transaction? So what we have given, एक मैन ने 2 वॉचेस को सेल किया है, बोथ एट द प्राइस ऑफ 495. एक में उसे हुआ है 10% प्रॉफिट और दूसरे में 10% लॉस, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? द टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन. So first of all we have to find out the cost price of the each watch. सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, एक पे है 10% प्रॉफिट और दूसरे पे 10% लॉस. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ द ईच वॉच. सो वी नो दैट अगर हमें सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट पता है, तो कॉस्ट प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस. सो दिस इज नॉन टू एवरीवन. तो अब हम फर्स्ट वॉच का कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट वॉच के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 100 इंटू सेलिंग प्राइस तो 495 है डिवाइडेड बाय इस वॉच पे हुआ है प्रॉफिट, सो 10 प्लस 100 110. सो ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट वॉच. तो इसको सॉल्व करेंगे. सो 11 4 जा 44, 5 रिमेनिंग एंड 55. 11 5 जा 55. सो दिस इज 450. 450 क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट वॉच. अब सेकेंड वॉच का हमने क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट प्राइस. सेकेंड वॉच के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा? सेकेंड वॉच पे उसको हुआ है 10% लॉस, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 100 इंटू सेलिंग प्राइस 495 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 10% लॉस. 100 minus 10 means 90. So here we have 90. 1 0 cancels with this. Now 9 5s are 45. Again 4 remaining 45. So 9 5s are 45. So इसका cost price हुआ 550. So ये है cost price of first watch और ये है cost price of second watch. हमें क्या find out करना है? Total लॉस और प्रॉफिट परसेंट ओवरऑल द होल ट्रांजैक्शन. तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? टोटल कॉस्ट प्राइस एंड टोटल सेलिंग प्राइस. देन ओनली हम पता लगा सकते हैं कि उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. सो दोनों वॉचेस का टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? दिस प्लस दिस टोटल कॉस्ट प्राइस 450 प्लस 550. सो दोनों वॉचेस का टोटल कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस टोटल दोनों ही वॉचेस का है 495 प्लस 495. सो विच इज इक्वल टू 495 प्लस 495 990. सो ये है टोटल कॉस्ट प्राइस 1000 एंड टोटल सेलिंग प्राइस 990. सो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो ऑब्वियसली क्या हुआ है? लॉस. अब लॉस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? लॉस परसेंटेज. लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं? लॉस इज cost price minus selling price means 10 rupees and loss percentage, loss divided by cost price into 100. So this comes out to be equal to 1%. तो overall उसे पूरी transaction में हुआ 1% loss. That means option number C is the correct option. The last question of this section is, at the end of 20th century, the world's population was approximately 6.125 into 10 raised to power 9. Express this population in usual form. So, usual form means हमें क्या करना है? 6125. यहाँ पे पॉइंट के बाद है 3 डिजिट्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे 3 zeros एंड इंटू 10 raised to power 9. सो अब यहाँ पर है 3 zeros, यहाँ है 10 raised to power 9. अगर हम इन 3 zeros को इससे कट करें तो यहाँ बचेगा 10 raised to power 6 मीन्स 6125 और उसके पीछे 6 zeros 1 2 3 4 5 6. नाउ चेक फॉर द ऑप्शंस. सो इनमें से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. So this is the complete solution to the section everyday mathematics. Now we are left with only last section,
द अचीवर सेक्शन। हम नेक्स्ट क्लास में ये सेक्शन सॉल्व करेंगे। सो इफ यू वांट टू लर्न विद मी, सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।